मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे देश के नौजवानों, माताओं एवं बहनों एवं खिलखिलाते नौनिहालों, बच्चों, माताओं एवं पिताओं, बुजुर्गों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, गंगा के तट पर जीवन बसर करने वाला भारत का एक नागरिक, भारतवर्ष के हृदय प्रदेश बिहार का वासी, जो गणतंत्र की जननी रही है, जहां भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा हेतु चुनाव जैसे महापर्व की अधिसूचना हो चुकी है। हम सब अपने संविधान के प्रदत्त कर्तव्यों एवं अधिकारों के तहत मतदान करने जा रहे हैं और एक विकसित बिहार के साथ साथ एक विकसित भारत की परिकल्पना लिए भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील होने का पावन संकल्प लेते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज का दिन वैसे भी शुभ है। नवरात्रि के विजयादशमी के उपरांत महान लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि एवं आने वाले 11 अक्टूबर को जन्म तिथि के मध्य मैं पुनः भारत विजन 2047 की गाथा गाने को उपस्थित हुआ हूँ। मेरे भाइयों एवं बहनों और मेरे देश के नौजवानों तथा हंसते खिलखिलाते बच्चों, आपको ज्ञात ही होगा भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाते हुए जब हम लोगों ने 15 अगस्त 2022 को तिरंगा फहराते हुए पाटलिपुत्रा की धरती पर यह संकल्प लिया था कि आगामी 25 वर्षों के अमृत काल में यानी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर यानी 15 अगस्त 2047 को जब हम राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे, जनगण मन का उद्घोष करेंगे, तब हमारा भारतवर्ष भारत विजन 2047 के तहत एक विकसित राष्ट्र होगा, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा, एक कुशल राष्ट्र होगा, एक कुशल नेतृत्व करने वाला विश्व का शांतिपूर्ण राष्ट्र होगा। आइए हम सब मिलकर पुनः उस परिकल्पना को दोहराएं और पावन संकल्प लें कि हम 150 करोड़ भारतवासी मिलके अपने भारतवर्ष को आजादी के स्वतंत्रता दिवस के 100वीं वर्षगांठ पर यानी 15 अगस्त 2047 तक एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे और एशिया का सर्वोपरि राष्ट्र बनाएंगे एवं विश्व में अलख शांति का, सत्य का, अहिंसा का अलख जगाने वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही हमारी परिकल्पना है, यही भारत दृष्टि 2047 की रूपरेखा है। मेरे नौजवान साथियों, आइए
हम सब मिलकर 150 करोड़ भारतवासी मिलकर स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में सम्मिलित होकर अपने भारतवर्ष को आजादी के यानी आजादी के अमृत काल में 100वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2047 को जन गण मन का गुणगान करते हुए जब हम अपने राष्ट्रीय तिरंगा को फहराएंगे, तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष एक परिपक्व कुशल राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष एक शांतिपूर्ण और एशिया एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। आइए मिल के चलें, दिल से चलें, खिल के चलें। मेरे नौजवान साथी, आपको ज्ञात ही होगा भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने जो 10 बिंदु, 10 उद्देश्य, 10 लक्ष्य को प्रतिपादित किया था, वो हैं: पहला, एकता एवं अखंडता; दूसरा, कृषि एवं उद्योग; तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा; पांचवा, शांति एवं संरक्षण; छठा, विकास एवं प्रबंधन; सातवां, रणनीति एवं अंतरिक्ष; आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था; नौवां, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी; एवं 10वां, विरासत एवं प्रसन्नता का भाव। आइए इन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इन 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को, उद्देश्यों को पूरा करने हेतु हम हृदय से संकल्प लें। हम भारतवासी 150 भारतवासी, 150 करोड़ भारतवासी मिलकर एक स्वर में एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम भारतवर्ष को आजादी के 100वीं वर्षगांठ पर सन 2047 तक, यानी 15 अगस्त 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे और अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। आइए मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें मेरे नौजवान साथी। तो मैं भारत विजन 2047 की गाथा पुनः दोहराता हूँ और सर्वप्रथम पहले उद्देश्य से अपना वक्तव्य आरंभ करना चाहता हूँ। हमारे भारत विजन 2047 का प्रथम केंद्र बिंदु है एकता एवं अखंडता। मेरे नौजवान साथियों, जब हम एक होंगे तो नेक होंगे, यानी एकता और अखंडता की परिभाषा वर्षों से, सदियों से हमारी सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है। हमारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भारतवासियों में विषमताओं के बीच एकता और अखंडता का सुर सदैव पनपता रहा है। हम एक सुर में गुणगान करते रहे हैं, जनगण मन का मान करते रहे हैं। तो एकता एवं अखंडता का भाव अति महत्वपूर्ण है हमारे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारतवर्ष की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव एक होंगे तो शहर भी एक होंगे। जब हमारा परिवार एक होगा, एकता और अखंडता का भाव लिए जीवन जी रहा होगा, जब हमारा समाज एकता और अखंडता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा होगा, हमारा देश एकता और अखंडता के भाव के साथ सदैव प्रगति पथ पर
आगे बढ़ने को उत्सुक होगा, तभी हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, एकता और अखंडता का सुर हमें सदैव जागृत करना चाहिए। चाहे वो हिमालय की दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे वो समंदर की गर्जना हो, चाहे वो हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी की उत्सर्जना हो, चाहे वो भारत के विभिन्न प्रदेशों की वाणी हो, सदैव हमें एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। 150 करोड़ भारतवासियों का यह देश भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, विश्व में गुरु कहलाने वाला राष्ट्र आज पुनः ललायित है विश्व को कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए, सत्य, अहिंसा एवं शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ सत्यम शिवम सुंदरम की गाथा गाने की लिए। तो आइए हम सब एकता और अखंडता के सुर में एक साथ मिलकर, एकजुट होकर अपने भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करें और स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर यानी 15 अगस्त 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की संकल्पना करें। अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर एवं कुशल राष्ट्र बनाने की संकल्पना करें। अपने भारतवर्ष को एक विकसित एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करें। यही हमारा भारतवर्ष का दृष्टिपत्र है, यही हमारा भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का द्वितीय जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कृषि एवं उद्योग। आपको ज्ञात ही होगा, हमारी भारतवर्ष की आत्मा गांवों में बसती है, जहां कृषि जैसे कार्य में युवा, किसान और महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हुए विभिन्न मौसमों की थाप सहते हुए, क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, सभी में क्षितिजल पावक गगन समीरा के साथ अपनी परिभाषा गढ़ते हुए, परिश्रम करते हुए खेतों में हरे भरे अनाज, हरियाली को लहलहाते हुए खाद्यान्न के क्षेत्र में, भोजन, वस्त्र, आवास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहे हैं। हम अपने गांव में कृषि का स्वतंत्रता के बाद से ही आधारभूत संरचना का विकास करते रहे हैं। आपको स्मरण होगा, स्वतंत्रता के बाद से हमें खाने की लाले पड़ गए थे। हमें किसी ने भोजन, वस्त्र, आवास का दान नहीं दिया। हम खुद अपने धरती से क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों के सहारे अपने खून पसीने एक करके धरती से अपने हक का अनाज पैदा कर लिए और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों और अन्य देशों के लोगों को भी हम भोजन अर्पित करते हैं। हम न केवल अपने देश की बल्कि दुनिया के लोगों की भूख और प्यास मिटाने में तत्पर हैं। यही हमारा आज का भारतवर्ष है, यही हमारा नया भारतवर्ष है। यानी कृषि के क्षेत्र में जो विकास एवं प्रबंधन के कार्य हुए हैं उसे और आगे बढ़ाना है, क्योंकि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हमें अपने लोगों को भूख प्यास मिटाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को भूख प्यास मिटाने के लिए हमें और
उपजाऊ जमीन और उपजाऊ का क्षेत्र और बंजर भूमियों को उपजाऊ भूमि में बदलने का कार्य करना होगा। हमें प्राकृतिक कृषि के साथ साथ कार्बनिक और आधुनिक कृषि पर भी ध्यान देना होगा। नित नए नए नवाचार युक्त विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी, विभिन्न मौसम के आपदाओं से भी अपने लहलहाते फसल को बचाते हुए, अपने खेतों को बचाते हुए उन्हें उपजाऊ और परिपक्व बनाना होगा। हमें नए नए बीज का निर्धारण करना होगा। हमें नए नए फसल उगाने होंगे। हमें श्री अन्न की परिकल्पना पुनः करनी होगी। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कृषि का क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है, तो उद्योग का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमें स्वतंत्रता के बाद से ही कुटीर उद्योग पर ध्यान देना था। हम लोगों ने दिया भी, लेकिन अभी गांवों में कुटीर उद्योग की परिकल्पना और परिभाषित करनी है। हमें एमएसएमई मध्यम उद्योगों का दर्जा गांवों के छोटे छोटे गांवों से निकलकर छोटे छोटे शहरों तक आगे बढ़ाना होगा। उद्योगों का जाल बिछाना होगा। हमें गांवों की जरूरत गांव में ही पूरा करने का लक्ष्य स्थापित करना होगा। हमें छोटे छोटे शहरों से उद्योग का, कल कारखानों की बात करनी होगी। हमें मध्यम, बृहत एवं महाबृहत उद्योगों की भी परिकल्पना करनी होगी। चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो और चाहे वो पंचायत सरकार की योजना हो। हमें सभी मिलकर आगे बढ़ना होगा और उद्योग के क्षेत्र में नए नए नवाचार युक्त विज्ञान एवं तकनीकी से लैस होकर हमें द्रुत गति से आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। तभी हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, तभी हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, तभी हम महंगाई को दूर कर सकते हैं और तभी हम अपने भारतीय व्यवस्था और सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, यानी कृषि के साथ साथ उद्योग का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि हमारे जीवन में आत्मा का स्थान। हमें नित नए नवाचार युग और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के सहारे, प्रौद्योगिकी के सहारे सदैव आगे बढ़ने को ललायित होना होगा। तभी हम कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ पाने में सफल हो पाएंगे और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 की तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विज्ञान एवं तकनीकी का। आपको ज्ञात ही होगा, स्वतंत्रता के उपरांत आज 75, 77, 78 वर्षों के बाद भी हम विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना कि हमें आगे बढ़ना चाहिए था। हमसे अन्य विश्व के विकसित राष्ट्र काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमने यह ठाना है, यह संकल्प लिया है कि हम विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ने को ललायित रहेंगे। विकास अनुसंधान के सहारे नित नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक विधा को अपनाने के लिए सदैव ललायित रहेंगे। आज विज्ञान जहाँ सार्वभौमिक सत्य की परिभाषा गढ़ती है, वहीं तकनीक हमारे जीवन के मूलभूत समस्याओं का निदान है। आज क्या प्राकृतिक, क्या पारंपरिक वैज्ञानिक विधा, तकनीकी विधा और क्या आधुनिक
वैज्ञानिक एवं तकनीक विधा, चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो का क्षेत्र हो, चाहे वो रोबोटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो मशीन लर्निंग और नैनो टेक्नोलॉजी का विधा हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर में आगे चिप्सों की बौछार करने की विधा हो, चाहे वो अन्य हरित और सुगम तकनीक युक्त वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी की विधा हो, हमें सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। हमें विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे, हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन भी करना है। हमें नित्य नए नवाचार युग कौशल विकास केंद्र की परिभाषा करनी है। क्या गांव, क्या शहर और क्या महानगर, सभी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग, अभियंत्रण महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेजेस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पॉलिटेक्निक्स, ITIs तथा अन्य वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्य हमें आगे करने होंगे। हमें नित्य नए आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन द्रुत गति से करना होगा। तभी हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारे बेटे बेटियां कौशल से युक्त होंगे, वैज्ञानिक और तकनीक के कौशल से युक्त होंगे। आज सूचना क्रांति का युग है, सूचना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें और आगे विज्ञान एवं तकनीक के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, चाहे वो विकास एवं अनुसंधान का कार्य हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं से जूझने का कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जीवन के विभिन्न आपदाओं को सहेजने का क्षेत्र हो। हमें विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाना है। अपने भारतवर्ष को एक कुशल एवं विकसित राष्ट्र बनाना है। अपने भारतवर्ष को आत्मनिर्भर एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाना है। यही भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। आपको मालूम ही होगा, जब हमारा तन मन आत्मा यानी संसाधन स्वस्थ होगा, जब हमारा परिवार स्वस्थ एवं शिक्षित होगा, जब हमारा समाज स्वस्थ एवं सुसंस्कृत एवं शिक्षित होगा, जब हमारा देश स्वस्थ सुसंस्कृत एवं शिक्षित होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते। मेरे नौजवान साथियों, इसके लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा में सुधार करना, मूलभूत जीवन के भोजन वस्त्र आवास के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हमें शिक्षित होना होगा, हमें अपने परिवार, समाज एवं देश को शिक्षित करना होगा। हमें अपने बेटे बेटियों, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को शिक्षित करना होगा। क्या गांव के रहने वाले, क्या शहर के रहने वाले और क्या महानगर के लोग, सभी को शिक्षित एवं सुसंस्कृत आचरण वाले शिक्षा से युक्त करना होगा। तभी हम और हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र बनाने की कगार पर होगा। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से काफी उन्नति कर चुके हैं। क्या गांव का प्राथमिक स्कूल और क्या शहर का महाविद्यालय और हाई स्कूल, क्या उत्क्रमित महाविद्यालय, क्या विश्वविद्यालय, चाहे वो राज्य का विश्वविद्यालय हो, चाहे वो केंद्र का विश्वविद्यालय हो, क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, क्या इंजीनियरिंग एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, क्या IIT, क्या NIT, क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM,
और तो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हम क्या नहीं आगे किस क्षेत्र में हम कम हुए हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी हमें नित्य नए नवाचार युग आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षित करना होगा, जिसमें 100% का 100% लक्ष्य हमें रखना होगा, चाहे उसमें कितना भी व्यय न हो। हमें बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सर्वमान्य प्रबंध करना होगा। हमें अपने बच्चों को स्वस्थ एवं शिक्षित करना अति अनिवार्य है, तभी विश्व में हम महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। हमें शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए नवाचार, विकास एवं अनुसंधान की भूमि को गढ़ना होगा। हमें सदैव आगे बढ़ते हुए एक ज्ञान युक्त सामाजिक संरचना का विकास करना होगा। ज्ञान आधारित संरचना, ज्ञान आधारित समाज और ज्ञान एवं विज्ञान आधारित देश, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा यानी स्वास्थ्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि शिक्षा। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो शहरों और कस्बों का अस्पताल हो, चाहे महानगरों का बड़े बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान हो, सभी को नवाचार युक्त वैज्ञानिक विधि से उपचार करना होगा। हमें नए नए विधाओं, चाहे वो प्राकृतिक विधा हो चिकित्सा के, चाहे वो यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं अन्य विधा हो, चाहे वो आधुनिक विधाओं जैसे एलोपैथिक का क्षेत्र हो, हमें नित्य नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक और तकनीक से ओतप्रोत होकर उपचार के नए नए केंद्र खोलने होंगे। हमें आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना होगा। हमें अपने भारतवर्ष के नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी राज्य के हों, सदैव स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्रुत गति से आगे बढ़ाना होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह शिक्षा एवं स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार कर हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना रहेंगे। अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाते रहेंगे। अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाते रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का 5वां जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है शांति एवं संरक्षण। आपको ज्ञात ही होगा, जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा तन आत्मा यानी संसाधन शांत होगा, जब हमारा परिवार शांति से ओतप्रोत होगा, संरक्षित होगा, जब हमारा समाज शांति में जीवन जी रहा होगा, तभी हम अपने भारतवर्ष को 150 करोड़ भारतवासियों को शांत में जीवन का उपहार देने में सफल हो सकते हैं। यानी हमें शांति एवं संरक्षण के लिए न केवल अपने परिवार, समाज और अपने देश में, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाने के लिए सतत प्रयास करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, आपने देखा ही होगा, विश्व में वर्षों से कहीं न कहीं युद्ध, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, चाहे मानव जनित आपदा के रूप में हो, हमें अहंकार को मिटाना होगा। आज युद्ध की जरूरत नहीं है, आज विश्व को बुद्धा की जरूरत है, जो भारतवर्ष का देन है।
जिसमें शांति करुणा का संदेश है, जिसमें सत्य अहिंसा एवं शांति का संदेश है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम एवं सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश छिपा हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करते हुए हमें शांति का अलग जगाना होगा। इतने बड़े भूभाग में जो 3 क्षेत्र से समुद्र से घिरा हुआ देश हो और एक तरफ हमारे हिमालय का परिक्षेत्र हो, दुर्गम पर्वतों की श्रृंखला हो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की उत्साहित जल श्रृंखला हो, इतने बड़े भूभाग, इतने बड़े सीमाओं से भरे भूभाग परिक्षेत्र, 150 करोड़ भारतवासियों का गौरवशाली देश के में शांति एवं संरक्षण का कार्य करना अति अनिवार्य है। हमें अपने जल, थल और नभ के सिपाहियों को आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें पैरामिलिट्री के लोगों, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो आंतरिक एवं बाह्य संगठनों के ज्ञाता हों, और चाहे वो 150 करोड़ भारतवासियों में खिलखिलाते नौजवान हों, इन सबों को एक सूत्र में पिरोकर हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं और अपने भारतवर्ष में शांति का अलख जगाने को संकल्पित हैं। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। और भारत विजन 2047 के तहत जो हमारा लक्ष्य है कि न केवल अपने परिवार में शांति एवं संरक्षा का अलग जगाएं, बल्कि समाज और देश में शांति एवं संरक्षा का कर्तव्य एवं अधिकारों का संविधान प्रदत्त कर्तव्यों एवं अधिकारों का परिपालन करते हुए सदैव अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं और न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाने के लिए सदैव अग्रसर रहे। यही हमारा संदेश है। हम रहे या न रहे, हमारा तिरंगा फहरते रहना चाहिए और हमारा देश सदैव उज्जवल गाथा को अपनाते रहना चाहिए। आइए हम भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, एक कुशल एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, एक विकसित एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने का संकल्प लें तथा एक भारतवर्ष को शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। यही हमारा संदेश है और यही हम सबका उद्देश्य है, यही हमारे जीवन की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारत विजन 2047 का छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विकास एवं प्रबंधन का। आपको मालूम होगा वर्षों पहले 21वीं सदी के आरंभ में ही जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का प्रथम 15 वर्ष का परिकल्पना किया गया था और तत्पश्चात 15 से 30 वर्षों के लिए यानी 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का निर्धारित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। उसमें हमारा भारतवर्ष भी एक हस्ताक्षरित देश है। हम सतत विकास लक्ष्य के 17 बिंदुओं में से सभी बिंदुओं पर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हुए सन 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। तो विकास एवं प्रबंधन यानी सतत एवं समावेशी विकास किसी भी राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने के लिए अति अनिवार्य है। उसी तरह सतत एवं समावेशी प्रबंधन
भी अति महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी विकसित राष्ट्र बनने के लिए। तो हमें विकास एवं प्रबंधन पर साथ साथ ध्यान देना होगा, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चाहे वो पृथ्वी हो, जमीन हो, पाताल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, सभी के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो वायु का क्षेत्र हो, चाहे वो जल का क्षेत्र हो, हमें सभी के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा और यातायात की सुविधा द्रुत गति से बढ़ानी होगी। तभी हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना होगा। हमें गति शक्ति मास्टर प्लान जैसे परियोजनाओं को आधारभूत संरचना के विकास एवं प्रबंधन में आधार देना होगा। हमें यातायात के क्षेत्र में हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी, शांति संरक्षण, कृषि, उद्योग एवं एकता व अखंडता के क्षेत्र में सदैव विकास का लक्ष्य रखना होगा। हमें विकास की धुरी को बनने हेतु अपने युवाओं को परिभाषित करना होगा, उन्हें जगाना होगा। विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से के माध्यम से हमें उन्हें गढ़ना होगा और विकास एवं प्रबंधन के लिए आगे बढ़ाना होगा। मेरे नौजवान साथियों, हमें विकास के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ना होगा। अभी तो आजादी के बाद से हम विकास के लिए काफी प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन अभी और भी आधारभूत संरचना का विकास करना होगा और भी नए नए पोर्ट, नए नए एयरपोर्ट, नए नए सड़क मार्ग, नए नए जल मार्ग, नए नए वायु मार्ग, चाहे वो समंदर में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, सभी में योगदान करना होगा और नए नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक पहलू से लैस होकर हमें नित्य विकास एवं अनुसंधान का कार्य करना होगा। तभी हम सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी को दूर कर सकते हैं। तभी हम नौजवानों को रोजगार देने के लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तभी हम अपने लोगों को भूख प्यास मिटा सकते हैं। तभी हम खाद्यान्न के क्षेत्र में निर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तभी हम अपने प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से अपने लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। तभी हम मौसमी फसलों की संरक्षा कर सकते हैं। तभी हम अपने लोगों को आगे बढ़ने को उत्सुक कर सकते हैं। यानी विकास एवं प्रबंधन का लक्ष्य अति महत्वपूर्ण है। हमें नित्य नए आधारभूत संरचना का विकास तो करना ही है, साथ साथ हमें कुशल प्रबंधन के सहारे प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव करनी है। चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो अग्नि का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली की कड़क हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, इन सभी को परिभाषित करना होगा और इन सभी को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से अपने लोगों को बचाव करने हेतु नित्य नए विधाओं से लैस करना होगा। विकास एवं अनुसंधान का कार्य करना होगा। आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथी, हमारे भारत विजन 2047 का 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है रणनीति एवं अंतरिक्ष। यानी कुशल रणनीति के सहारे अपने देश को
विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य में परिपूर्ति हेतु सदैव आगे बढ़ने को ललायित करते रहे। कुशल रणनीति के सहारे 150 करोड़ भारतवासियों में शांति एवं संरक्षा का अलग जगाते रहे और विकास एवं प्रबंधन की भूख को प्रतिपादित करते रहे। इतने बड़े भूभाग, हजारों हजार किलोमीटर का भूभाग, 3 क्षेत्रों से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग और एक तरफ पर्वतमालाओं का भूभाग, चाहे वो आंतरिक उद्विग्नता हो, चाहे वो बाह्य आतंकवाद हो, चाहे वो सीमाओं पर प्रहरियों का उत्पात हो, हमें सभी को एकजुट होकर एक कुशल रणनीति बनाते हुए नित्य नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधाओं से लैस होते हुए हमें आगे बढ़ना है और कुशल रणनीति के सहारे 150 करोड़ भारतवासियों के मन में विकास एवं प्रबंधन का लक्ष्य स्थापित करना है और सदैव आगे बढ़ने को प्रेरित करना है। तभी हम इतने बड़े भारतवर्ष को 150 करोड़ भारतवासियों के देश को लगभग 1,132 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को और अपने भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया में उन्नत राष्ट्र बनाने हेतु, विश्व में कुशल राष्ट्र बनाने हेतु हमें आगे बढ़ना होगा। तो कुशल रणनीति के सहारे हमें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो विकास एवं प्रबंधन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान एवं तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि एवं उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो एकता और अखंडता का क्षेत्र हो और चाहे वो शांति एवं संरक्षा का क्षेत्र हो, हमें कुशल रणनीति के विधा को अपनाते हुए नए नए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विधा को अपनाते हुए कुशल रणनीति के सहारे अपने देश को आगे बढ़ाना है और भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में हम सफल हो सकते हैं कुशल रणनीति के सहारे। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के साथ साथ हमें अंतरिक्ष के विकास एवं प्रबंधन के विकास एवं अनुसंधान के लक्ष्य को भी भूलना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से ही आर्यभट्ट, आपको याद ही होगा, आर्यभट्ट जैसा एक हम लोगों ने लक्ष्य प्रतिपादित किया था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास अनुसंधान करते हुए नित्य नए नवाचार वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से लैस होते हुए आज हम चंद्रयान 1, 2, 3 की परिकल्पना कर रहे हैं। हम गगनयान की परिभाषा को दोहरा रहे हैं। हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना को साकार करने में अपने देश के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी क्षेत्र के लोगों को इसरो के सहारे आगे बढ़ने को ललायित है। आज हम सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों पर विकास एवं अनुसंधान के सहारे, चाहे वो सूरज का L1 पॉइंट हो, चाहे वो चंद्रमा जैसे शांत प्रक्षेत्र का सतह हो, सभी में हम आगे बढ़ने को ललायित है, अग्रसर हो रहे हैं। आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए विधाओं से लैस, नए नए नवाचारों से लैस होकर उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीक के सहारे हम आगे बढ़ने को सदैव तत्पर हैं। यही हमारे भारतवर्ष की पहचान है और न केवल अपने संसाधन से आगे बढ़ने को तत्पर हैं, बल्कि विश्व के विभिन्न विकसित राष्ट्रों के सहारे भी हम आगे बढ़ने को अग्रसर हैं।
अभी अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्री भारत का वर्षों राकेश शर्मा के बाद हमारे यहाँ शुभांशु शुक्ला जी ने अंतरिक्ष में अलग जगाई। और वो दिन दूर नहीं जब हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए हमारे लोग चंद्रमा के सतह पर तिरंगा फहराने को उद्वेलित होंगे। यही हमारी परिकल्पना है। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अपने देश के साथ साथ विदेशों के लोगों को भी अपना स्थान दे रहे हैं, अंतरिक्ष का सम्मान कर रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र का उद्धार कर रहे हैं। हम मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के व्याधा से पार करते हुए हम नित नए सैटेलाइट और नित नए वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथ्य को परिभाषित कर रहे हैं। यही हमारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान का राह है। हमें सदैव आगे बढ़ना है। इन्हीं विधाओं के सहारे हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। आपको मालूम ही होगा, आपको ज्ञात ही होगा, स्मरण ही होगा कि किसी भी देश का विकास ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है, वो भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जहां ताप जैसे पारंपरिक विधाओं से ऊर्जा का संचरण होता था। आज हम हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को ललायित हैं। आज हम हाइड्रोजन युक्त ऊर्जा, आज हम सौर ऊर्जा, आज हम पवन ऊर्जा, आज हम आणविक परमाणुक ऊर्जा, आज हम हाइड्रोजन युक्त ऊर्जा, आज हम जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आने वाले छोटे और बड़े ऊर्जा, जिससे बिजली का उत्पादन हो, जिससे हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा हो, वैसे ऊर्जा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें निरंतर ऊर्जा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना है। आजादी के बाद से ही हम आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को ललायित हैं। हम फ्यूल, फर्टिलाइजर एवं फूड यानी भोजन, खाद्य एवं तेल आधारित ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने को ललायित है। हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना है। पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो चाहे गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, सभी में नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से लैस होकर हमें आगे बढ़ना है। तभी हम आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में बनने में सफल हो सकते हैं और तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने में सफल हो सकता है। मेरे नौजवान साथियों, हम गांव से लेकर शहरों तक ऊर्जा का क्षेत्र परिभाषित करें, सौर ऊर्जा का आगे परिकल्पना को साकार करें, पवन ऊर्जा, हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन रहित ऊर्जा, जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर जिसे कहते हैं। हमें नदियों में बांध बंधाकर हमें उनके जल की शक्ति से जल शक्ति ऊर्जा को से अपने जीवन को यापन करने योग्य बनाना है। हमें हरित ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान देना है, तभी हम आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं और तभी हम विकसित राष्ट्र बनने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह ऊर्जा का योगदान महत्वपूर्ण है, उसी तरह अर्थव्यवस्था का भी योगदान अति महत्वपूर्ण है। आज हम आजादी के वर्षों बाद गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्व के गिने गिने विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ के
चौथी अर्थव्यवस्था होने को ललायित है। हमें फिर भी अभी बहुत काम करने होंगे, कठिन परिश्रम करने होंगे। हमें नौजवानों को आगे बढ़ाना होगा, तत्पर करना होगा, शिक्षित एवं स्वस्थ करना होगा। हमें नित नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक से लैस करना होगा, तभी हम अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कुशल अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। हमें लगभग 3-4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़ते हुए 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर आगे कदम बढ़ाने होंगे। साथ ही साथ 10 ट्रिलियन से लेके 15 से 20 और 20 से 25 और 30 यहाँ तक कि सन 2047 तक 30 से 40, 35, 40 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था वाले देश को बनाने हेतु हमें कठिन परिश्रम करने होंगे। हमें मुद्रास्फीति का भान करना होगा, हमें बजटीय प्रबंधन को मजबूत करना होगा, हमें आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, हमें गांवों और शहरों को बांटना होगा, हमें सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना होगा। साथ ही साथ हमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाना होगा। हमें प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से लगभग 20 लाख प्रति वर्ष करने का लक्ष्य स्थापित करना होगा। हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधा है उसे अपनाना होगा। हमें उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा, विज्ञान के तकनीकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। हमें नित नए आविष्कार के सहारे, नित नए विकास एवं अनुसंधान के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। हमें अपने रुपए की परिभाषा को नए क्षेत्र में परिभाषित करना होगा। हमें डॉलर एंड विश्व के अन्य जो मुद्रा है, हमें अपनी मुद्रा पर ध्यान देना होगा। अपने भारतीय मुद्रा से आयात एवं निर्यात का कार्य करना होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें हमारे लोगों के बीच करो या मरो की स्थिति को डालना होगा। आजादी के बाद से ही हम आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि हम और हमारे युवा मानस, हमारी माताएं एवं बहनें, हमारे बेटे एवं बेटियों अवश्य भारत विजन 2047 के तहत एक कुशल अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बनाने हेतु, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु, एक विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु हमें सतत एवं समावेशी प्रयत्न करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारत विजन 2047 का जो 9वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो पर्यावरण एवं परिस्थिति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन स्थापित करना, पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना, पारिस्थितिकी एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ना, देश को आगे बढ़ाना, विभिन्न परियोजनाओं को आकार देना, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण अति अनिवार्य है। तभी हम अपने पृथ्वी माता को बचा सकते हैं। हमें हरा भरा धरती, हरियाली से युक्त जल जीवन हरियाली, अपना जीवन, अपना परिवार का हरित उद्देश्य, अपने समाज और देश में हरित क्रांति लाना होगा। हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर
विशेष ध्यान होगा। हमें अपने तन मन और संसाधन धन यानी आत्मा को हरित बनाना होगा। हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ सूरज का ताप, स्वच्छ गगन, स्वच्छ जल यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे जीवन के पंच तत्वों को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करना होगा। चाहे वो हमारे नदी हो, हमारे प्राकृतिक के क्षेत्र हो, नदी हो, जल हो, तालाब हो, समंदर हो, चाहे वो पेड़ बगान, वन, चाहे वो पशु पक्षी और छोटे छोटे जीव जंतु हो, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो जल जंगल जमीन हो, सभी को हमें संरक्षित, हमें संवर्धित, हमें संपोषित करना होगा। तभी हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अपने जीवन को हरित बना सकते हैं, अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यानी हमें प्रदूषण से बचाव भी करना है, जलवायु परिवर्तन जैसे आपदाओं से भी बचना है, हमें लाइफ स्टाइल को भी आगे करना है। लाइफ यानी पर्यावरण सहित जीवन, हमें गांवों को भी सहेजना है, हमें शहरों की आत्मा को भी सहेजना है, हमें महानगरों को भी कुशल बनाना है, पर्यावरण एवं प्रदूषण से रहित बनाना है। हमें अपने बच्चों को किलकारी मराना है, खिलखिलाना है, हमें अपने बच्चों को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, पानी, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार से ओतप्रोत करना है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। यानी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संवर्धन, संरक्षण, संपोषण अति अनिवार्य पहलू है। तभी पृथ्वी माता के गोद में हम खिलखिलाते हुए जीवन बसर कर सकते हैं। और यही हमारा भारत विजन 2047 की गाथा है। और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर एवं कुशल राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल राष्ट्र बनाने हेतु तत्पर रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 10वां महत्वपूर्ण पड़ाव है, उद्देश्य है, बिंदु है, वह है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव। विरासत हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का विरासत, हमारे पूर्वजों द्वारा आत्मसात किया हुआ विरासत, हमारे गौरवशाली अतीत का विरासत, हमारे गौरवशाली वर्तमान का विरासत और आने वाले गौरवशाली भविष्य का, हमारे गांव में संयुक्त परिवार का विरासत, हमारे गांव के जीवन संरचना का विरासत, हमारे गांव के खेती बाड़ी का विरासत, हमारे शहरों की सभ्यताओं का विरासत, हमें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का विरासत, इन सभी को संजोना, इन सभी का विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण करना हमारे हित में है, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व आगे बढ़ने के कामयाब हो सकते हैं और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। यानी विरासत, चाहे वो वास्तुकला का विरासत हो, चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो, चाहे वो
सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो मूर्त अमूर्त विरासत हो, चाहे वो हमारे नदियों और पर्वों का विरासत हो, चाहे वो हमारे संगीत और नृत्य का विरासत हो, चाहे वो हमारे गान एवं महान का विरासत हो, चाहे हमारे जीवन शैली का विरासत, हम अपने गौरवशाली विरासत पर गर्व करते हुए गौरवशाली भविष्य की परिकल्पना करने को तत्पर हैं। इसके लिए हमें गौरवशाली वर्तमान को गढ़ना होगा, तभी हम अपने विरासत को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करने में सफल हो सकते हैं, और तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। चाहे हमारे वो संसदीय परंपराओं से लैस, चाहे हमारे लोकतंत्र की जननी का विरासत, चाहे हमारे पंचशील पंचायतों का विरासत, पंच परमेश्वर का विरासत, चाहे हमें हमारा एकता अखंडता का विरासत, चाहे हमें हमारी विभिन्न भाषाओं, जाति, धर्मों और क्षेत्रों का विरासत, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारे और क्या गिरजाघर का विरासत, इन सभी को सहेजना और संजोना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम अपने विरासत की संरक्षा एवं संवर्धन, संपोषण एवं संरक्षण करने को सदैव उत्सुक रहे हैं। यही भारतवर्ष की भूमि है। यहाँ के कण-कण में विरासत बसती है, और हमारे अपने गौरवशाली अतीत के विरासत को गर्व है। हमें अपने वर्तमान को गढ़ना है, ताकि आने वाली पीढ़ी एक नए विरासत का धर्म को जी पाए और अपने भविष्य के परंपराओं को आगे बढ़ाना है। एक लक्ष्य निर्धारित करना है आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, तभी हम विरासत के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, विरासत को संजो सकते हैं। आइए हम अपने विरासत, गौरवशाली विरासत को संरक्षित, संवर्धित एवं संपोषित करने हेतु अपना जीवन होम कर दें, जीवन समर्पित कर दें। यही हमारे भारत विजन की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, विरासत के संरक्षण के साथ साथ प्रसन्नता का भाव, यानी तन से, मन से, आत्मा से प्रसन्नता का भाव, आत्मविभोर हो जाना, खुश होना, सदैव मन से शांत रहना, वाणी से शांत रहना, खुश रहना, तभी हमारा तन, मन और आत्मा, तभी हमारा परिवार, परिवार के लोग, तभी हमारा समाज, समाज के लोग, और तभी हमारा देश, 150 करोड़ भारतवासियों का देश और देश के लोग, और तभी हमारा जल जीवन हरियाली, तभी हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, तभी हमारा सत्य, अहिंसा एवं शांति का उद्घोष, तभी हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा, और तभी हमारा सत्यम शिवम सुंदरम की गाथा परिपूर्ण होगा। जब हम खुश होंगे, जब हम प्रसन्न होंगे, जब हम मन से प्रसन्न होंगे, तन से प्रसन्न होंगे, धन से यानी आत्मा से, संसाधन से प्रसन्न होंगे, जब हमारा परिवार, समाज और देश प्रसन्न हो, जब हमारा विश्व प्रसन्न हो। जीवन में कई कठिनाई आएंगे, दुख सुख लगे रहेंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोग बिछड़ जाएंगे, पर हमारा तन, मन, धन कभी भी प्रसन्नता के भाव मुझे नहीं होंगे। जो चले गए चले गए। बगिया का फूल हरा भरा जो रह गया, उसे सींचना हमारा दायित्व है, हमारी पीढ़ी का दायित्व, ताकि हमारा बगिया, भारतवर्ष का बाग, बागवान
सदैव हरा भरा रहे, जीवन से परिपूर्ण रहे। हम और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे माता एवं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौनिहाल, खिलखिलाते हुए नौनिहाल सदैव आगे बढ़ने को तत्पर हों, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते। और ऐसा मेरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं बल्कि परिपूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन अपने सतत विकास के लक्ष्य को अवश्य परिपूर्ण करेंगे और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक नया भारतवर्ष बनाने में सफल हो सकते। अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, विश्व में शांति का अलग जगाने वाला एक महान राष्ट्र बनाएंगे। यही हमारे भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर 150 करोड़ भारतवासियों से मैं आह्वान करता हूं कि आइए और मिलकर एकजुट होकर एक स्वर से संकल्प लें कि हम स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर यानी 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हुए, जन गण मन का उद्घोष करते हुए, जब हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के एक नागरिक हैं, हम भारतवर्ष के कुशल भारतवर्ष के एक नागरिक हैं, हम आत्मनिर्भर भारतवर्ष के एक नागरिक हैं, हम एक विकसित भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम एक शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य